आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस जो सिलेबस है इसके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। अगर मेरे बारे में जानना चाहें, मैंने पिछले बार नेट निकाल लिया है और जेआरएफ का प्रिपरेशन मेरा जारी है। सीयूटीपीजी हमने 2023 में दिया था, फिर उसके बाद बीएचयू में हमने एमए इन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया है। आईआर में कोर्स था। अब हम बात करते हैं सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस। हमने पूरा सिलेबस लिख लिया है, इतना ही सा सिलेबस है। अब इसी को उन्होंने 1 2 3 ऐसा करके एक पेपर में पूरा जब पूरा स्पेस देके लिखेंगे तो एक पेज तो यही हो जाएगा, है ना। फिर आईजीपी को उन्होंने एक पेज दे दिया है, फिर इधर 2 3 पेज हो गया। तो इस तरह से करके काफी बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है, और आप यहाँ देखिए कितना शॉर्ट हो गया है, तो बहुत छोटा है। तो पहली बात तो घबराना नहीं है, एकदम थोड़ा सा है। लेकिन आपको आगे नेट का भी तैयारी करना है, तो इसके उसके तुलना में देखें तो बहुत काफी कम है। और अगर आप देखें जो आपने यूजी में पढ़ा है लगभग वही सब चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीज है इधर उधर से आ गया है। आप अपना सुझाव भी देते चलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोरिंग टॉपिक क्या है, इसमें से किस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें, हर एग्जाम का अपना अपना कुछ पैटर्न होता है। अगर हमसे आप कोई कहे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगूं, या कोई एक स्पेशल टीचर को ले लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते 2 साल में पूरे पॉलिटिकल साइंस ना खत्म कर पाए, है ना। यूपीएससी में जिस लेवल की पढ़ाई होता है, नेट जेआरएफ के लिए, यूपीएससी से हाई लेवल की बात है वो, तो अगर नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो कम से कम 2 3 साल लग सकता है। अगर पूरा ही टॉपिक पढ़ लिया जाए तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा है। पर नेट का ही अगर सिलेबस देखो तो उसमें मेडाइबल पॉलिटिकल थॉट नहीं है, तो छोटा हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा है, आपको किस चीज का तैयारी करना है उसके आधार पर पढ़ना होता है। अब टॉपिक देखिए, अपना सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में वो टॉपिक है कि नहीं। जब मैं 2023 में पढ़ाई शुरू किया तो 2023 में केवल और केवल हमने 30 डेज, है ना, 30 डेज ही पढ़ाई किया था। अब वीडियो भी देखे होंगे, केवल और केवल 30 दिन हमने पढ़ाई किया था। हमें तो पता ही नहीं था कि सीयूटी जैसा कोई चीज होता है, जैसे तैसे तो पता चला उस समय, है ना। उसके बाद हमने 2 4 दिन ऐसे उसका पैटर्न समझने में लग गया। अगर आप पैटर्न समझना चाहें तो देखिए 75 क्वेश्चन आएंगे, केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस का आएगा, शुद्ध रूप से पॉलिटिकल साइंस का 75 क्वेश्चन आएगा। इसको आपको बना देना है 90 मिनट में। 90 मिनट में आपको बना देना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के है, ये 300 मार्क्स का हो गया। अब 300 मार्क्स में से अगर आप 200 ला देते हैं तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। अगर आप जनरल के हैं और 250 स्कोर कर देते हैं तो जेएनयू तो पक्का मिल जाएगा। 200 से लेके 250 तक लोग जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस रेंज में, मतलब ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन पाते हैं वो यही स्कोर होता है स्टूडेंटों का। कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद आप सही तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में क्या आता है ना। तो एक बार हम लोग पहले इसको रीड करते हैं और चीजों पे मुद्दा पे बात करेंगे। और अभी 30 दिन में कि क्या प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकता है, क्या 30 दिन में प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं 30 दिन में सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस एकदम प्रिपरेशन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आज से आप 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमने भी किया है ऐसा। और मैं इसलिए किया हूं, इसलिए आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं। सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई किया था और उसके बाद हमने जो यूजी था उसमें ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया था, कभी क्लास ही नहीं गया, है ना। और बीएचयू में एडमिशन हो गया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 30 दिन पढ़ने से हो जाएगा। 6 घंटा आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। अप्रोच सही रखना है। हमने इसीलिए आपको थोड़ा देर पहले बताया, सिलेबस हर चीज का अपना एक निश होता है, उसी ओरिएंटेशन में आपको आगे बढ़ना है। तो अभी जो ये सारे टॉपिक हैं, दिस इज द सिलेबस ऑफ सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस। अभी 2022 से सीयूटी स्टार्ट हुआ है पीजी वाला, तो अभी 2026 तक के सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यहां तक कि कोमा भी चेंज नहीं हुआ है ना। आप यहां देखेंगे पॉलिटिकल थियरी में यहां लिखा है फेमिनिज्म आइडियोलॉजी, तो यहां कोमा निश्चित ही होना चाहिए, लेकिन वो कोमा नहीं दिए हैं, तो आज से 4 साल 5 साल से कोमा इसे छूटा हुआ है। तो जब तक ये सेम सिलेबस रहेगा तब तक आप इस वीडियो को आप ये मान करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एक टॉपिक की विश्लेषण कर लेते हैं, और अगले 30 दिन में आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास लेता चलूंगा। आप हमें जरूर बताइएगा कि पहला टॉपिक कहां से शुरू किया जाए। अगर आप बताएंगे तो हमारे लिए हसूलियत होगा, मैं उस हिसाब से करूंगा। अगर एक व्यक्ति भी कमेंट करेगा तो उसको माना जाएगा, मैं तवज्जो दूंगा, है ना। तो सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें सेक्शन कौन कौन से दिए गए हैं। डब्ल्यूपीटी दिया गया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। फिर आईपीटी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसको भी डब्ल्यूपीटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोलेंगे, आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दोनों एक ही बात हो गई, लेकिन यहां फिलोसफी लिख दिया तो उससे कोई विशेष चेंज नहीं होने वाला है, सेम बात है। अब बात करते हैं तीसरा सेक्शन है पॉलिटिकल थियरी, हियर इंटरनेशनल रिलेशन, ये चौथा टॉपिक हो गया। आगे है दिया है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमको पढ़ना है। आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है, आईजीपी ये हमारा टॉपिक है। इसमें आप जितना देखते हैं, जो आज तक जनरली जो स्टूडेंट समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस होता है, मैं भी 2023 से पहले समझता था, तो ये पॉलिटिकल साइंस लोग मान के चलते, बस इतनी बात है ना, होता बहुत है। आगे देखिए पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, मॉडल्स, प्रोसेस और टाइप्स दिया गया है। और अगला है गवर्नमेंट जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्पररी रेलेवेंस, तो ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक दिए गए हैं। बस इतनी ही सा है। अब अगर हम बात करें
कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको क्या पढ़ना है, तो पहली बात तो प्लेटो है ना, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस के पिताजी हैं, तो हम लोग क्लास में इसको बोलेंगे कि पिताजी, हमारे पिताजी मतलब पॉलिटिकल साइंस के पिताजी ये माना जाएगा, तो दादाजी भी बोल देंगे प्लेटो को, ठीक है। तो ये होगा पिताजी और ये होगा प्लेटो दादाजी। तो ये दो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस के जो नेट और सीयूटी पीजी वाला टॉपिक है उसमें क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं है, मतलब आता ही आता है, तो इसको ठीक से पढ़ लेंगे। मैकियावेली है ना, इसको मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट है उसका जनक माना जाता है। हॉब्स, इसको वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक माना जाता है ना। तो आप ध्यान से दीजिए, जो राजनीति विज्ञान है उसमें अलग अलग किस चीजों को अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये हॉब्स जो है इसको बोला जाता है वैज्ञानिक भौतिकवाद है, यांत्रिक भौतिकवाद, ऐसे मैकेनिकल। तो आगे हम देखते हैं लॉक, ये लॉक है उदारवाद के फादर ही है। रूसो जनरल मिल, इनको हमको पढ़ेंगे, जनरल मिल इस सब के बारे में। जेस मिल को पढ़ना है। फिर कार्ल मार्क्स, कौन नहीं जानता है ना, बहुत लोग इसको देवता मानते हैं तो कुछ लोग दानव मानते हैं, कार्ल मार्क्स अपना है। फिर जॉन रॉल्स है, जस्टिस पे इनका बहुत विशेष काम है, 1971 में बुक आई थी जस्टिस था, थियरी ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो थियरी ऑफ जस्टिस ये बुक हो गया। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो 9 टॉपिक है यहाँ पे। तो एक एक टॉपिक अगर एक दिन में समाप्त किया जाए, ये 9 दिन में हो सकता है, ये महज 4 दिन में भी पढ़ा जा सकता है, पर 9 दिन ठीक है, 9 दिन इसको टाइम देना चाहिए। आईपीटी की बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय, नेट में नहीं है लेकिन यहाँ पे है, राजा राम मोहन रॉय। ये देखिए इनको पुनर्जागरण जो हुआ था उसको अग्रदूत बोल लीजिए, है ना, इन्होंने बहुत प्रयास किया शुरुआती दौर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो इनको ध्यान रखना है। गांधी, कौन नहीं जानता है ना, तो गांधी जी को पढ़ना है। और अंबेडकर साहब हैं, सावरकर हैं और कौटिल्य है। ये यहाँ देखिए तो 5 है। तो आईपीटी पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इन थिंकर के जो आइडियोलॉजी है लगभग आपको पता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है कि जितने ये 5 थिंकर दिए गए हैं, इनका बुक्स कौन सा है, बुक्स और पत्र पत्रिकाएं उन्होंने क्या चलाया और डेट उनका क्या रहा, अगर इतना याद रह जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे गांधी जी ने मान लो हिंदू स्वराज पुस्तक लिखा, तो 1909 अगर आपको याद रहे बढ़िया है। इंडियन ओपिनियन, इन्होंने पत्र कब चलाया, कहां से चलाया, तो अगर ऐसा चीज अगर याद रह जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। सावरकर है, कौटिल्य है, अंबेडकर, इनके विचार आप जान रहे हैं कि इनका ओरिएंटेशन किस प्रकार का है। अंबेडकर साहब हैं तो दलित का उत्थान की बात सोचते हैं, गांधी जी को आप जान ही रहे सत्य अहिंसा है ना की बात करते हैं। तो कौटिल्य जो सप्तांग सिद्धांत वगैरह अपने अगर यूजी में पढ़ा है तो वो है। तो आप यहाँ देखिए, ये इनके बारे में विशेष तौर पे हम लोग को एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये किस प्रकार की सोचते हैं। यहाँ वेस्टर्न में थोड़ा उनके चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये बड़ा आसान है ना? तो इसमें बहुत कम समय देना है, 1-2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहें तो। सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पढ़ ले नेट के लिए हो गया। देखो जब फाउंडेशन बैच चलता है ना, तो उसी में क्या करते हैं कि नेट लेवल तक पढ़ते हैं, क्योंकि एनटीए का कुछ नहीं पता, कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में तो मान के चलते हैं। लेकिन जब समय कम होता है तब हम वही पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग हो, कि ये तो पक्का ही आएगा। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में आप सोच के अगर आप पढ़ेंगे तो केवल और केवल आपका 30 दिन में आपका तैयारी हो सकता है। इंटर्नशिप प्लान के तहत क्या क्या देते हैं वो आपको बता देते हैं। सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस और बीएड के लिए, तो बीएड में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि इस बार बीएड में एडमिशन हुआ बहुत सारे आ गए है ना, और बीएड से हमने रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी डाल दिया, तो आगे बहुत सारे लोग, तो ठीक है, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। तो हर सैटरडे को लाइव सेशन होता है, पर्सनली 1-to-1 बातचीत होता है कि आपको क्या कष्ट हो रहा है वीडियो में, है ना, जूम मीटिंग पे बातचीत होता है, और कैसा पढ़ना है, क्या दिक्कत हो रहा है, थोड़ा मोटिवेट करते हैं ताकि आप 7 दिन पढ़ते हैं, तो एक काम ये होता है। उसके बाद इसी के साथ में आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू और स्टडी मटेरियल, ये जो सारे जो टॉपिक है उसका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, मेल पे जाता है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पढ़ सकते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल है, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और गाइडेंस, लाइव गाइडेंस, ये मेंटरशिप प्लान में हम देते हैं, कंटिन्यू ग्रुप की तरफ से ये मिलता है। प्राइस तो हमने 499। तो अगर कोई भी स्टूडेंट मेंटरशिप क्लास से जुड़ना चाहता है वो जुड़ ही जाए। अब हम बात करते हैं साथी पॉलिटिकल थियरी। तो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, 3 टॉपिक दिए गए हैं। सोवर्निटी है, सिटीजनशिप है और जेंडर है। आगे देखिए डेमोक्रेसी है, अब ह्यूमन राइट्स और स्टेट। अब देखिए डेमोक्रेसी होना तो यहाँ कायदे से एक कोमा चाहिए, है ना, कोमा चाहिए, लेकिन ये कोमा उन्होंने दिया नहीं, आज तक लगाया नहीं, तो डेमोक्रेसी अलग से पढ़ लीजिए, ह्यूमन राइट्स और स्टेट अलग से पढ़ना है, कंटेम्पररी इश्यूज है वो पढ़ लीजिए। फेमिनिज्म पढ़ना है, इन्होंने दिया फेमिनिज्म आइडियोलॉजी, कोमा नहीं दिया है, लेकिन कोमा लगा के आप मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है फेमिनिज्म से आता है ना। ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजी केवल फेमिनिज्म से ही आता, अलग अलग आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, फेमिनिज्म तो है ना, तो अब जैसे मल्टीकल्चरलिज्म है, तो आइडियोलॉजी तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल फेमिनिज्म पढ़ना है। फेमिनिज्म तो अगर दिया है, कोमा नहीं लगाया है, तो फेमिनिज्म पे फोकस कर देना है। बट आइडियोलॉजी से क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडियोलॉजी शब्द को कॉइन किसने किया था, कॉइन मतलब इस शब्द को सबसे पहली बार किसने बोला, है ना, डी ट्रेसी ने उसने बोला था। तो जब डी ट्रेसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडियोलॉजी शब्द को कॉइन किसने किया, और यहाँ कोमा तो दिया नहीं, तो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी में कॉइन, आइडियोलॉजी वर्ड को कॉइन किसने किया, क्वेश्चन कैसे बनेगा? फेमिनिज्म आइडियोलॉजी में तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा। इसका सिंपल सा मतलब है कोमा इन्होंने देना भूल गए हैं,
कोमा आप मान के चलिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस आधार पे आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि फेमिनिज्म आइडियोलॉजी बीच में कोमा है पक्का, या आइडियोलॉजी अलग से पढ़ो, फेमिनिज्म अलग से पढ़ो, और आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्य आइडियोलॉजी कौन है उसको थोड़ा आइडिया रखना है। आगे हम बात करते हैं साथी आईआर के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्कोरिंग टॉपिक है। उदारवाद और ये है रियलिज्म मतलब यथार्थवाद। तो जो आईआर होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई राष्ट्र किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होते। अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसी के हित में हर राष्ट्र निर्णय लेते हैं। तो यथार्थवाद ये बात कह रहा है। लिबरलिज्म क्या कह रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पीस स्थापित किया जा सकता है, ऐसा विचार है कि स्थापना किया जा सकता है, सारे देश ऑपरेशन के साथ रह सकते हैं। तो जब इसको और देखो, ये थोड़ा अगर व्यवहारिक है तो लिबरलिज्म, लेकिन थोड़ा और कोरी कल्पना में चले जाओ तो आइडियलिज्म हो जाएगा। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, है ना, आदर्शवाद हो जाएगा एकदम। जिससे नेहरू जी को कहा जाए कि आदर्शवादी थे आईआर के क्षेत्र में, तो कहा जा सकता है कई बार, है ना, क्योंकि उन्होंने ये सब जो सेना पे खर्च करना उनमें काम नहीं किया कि नहीं छोड़ो, मतलब उनका मानना था कि शांति उनकी सब बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, बम की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो आईआर जो चलता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता है, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है, रियलिज्म पे होता है, यथार्थ पे। मार्गेंथाउ बहुत ही फेमस थिंकर है, इसमें पढ़ना है मार्गेंथाउ को। तो आईआर में आपको ध्यान रखना कि आईआर में यथार्थवादी घटनाएं चलती है कि तर्क होता है। रियलिज्म का मूल बात क्या है कि तर्कपूर्ण निर्णय होना चाहिए, फायदा घाटा देखना होगा, है ना, तो ये वाली बात होती है। आगे देखते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स आपको पता है, यूएसए और यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, अब देखो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो कम से कम 10 दिन लगेगा कोल्ड वॉर को बहुत बढ़िया से सारा एक एक स्टेप को पढ़ने में। लेकिन आप हमको बताओ कि क्या 10 दिन पढ़ के वो सारा एग्जाम में आने वाला है? अभी सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल्ड वॉर अगर आप बहुत कम समय में, मैं बोलूं कि 2 मिनट में आप तैयारी कर लीजिए, तो बस इतने से करना है कि कोल्ड वॉर में इंपॉर्टेंट घटना क्या है। क्यूबा क्राइसिस कब हुआ, तो 1962 याद होना चाहिए। सुएज नहर संकट कब आया, 1956 याद होना चाहिए। बर्लिन का दीवार कब गिराई गई, रसिया यूएसएसआर, है ना, रसिया यूएसएसआर एक नहीं है, यूएसएसआर जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय था। बाद में 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, है ना। तो एक बड़ा सा जो भाग रहा उसको रसिया बोलते हैं वर्तमान में, जिसके पुतिन है। तो वॉइस नहीं आ रहा है, इस पे आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया कि इसका तैयारी बहुत कम समय में हो सकता है, बस 2 मिनट में भी हो सकता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं उसको याद रखना है। क्यों घटना याद रखना है? इसलिए घटना याद रखना है, साथ ही एग्जाम हॉल में क्या करेगा एनटीए, कहेगा कि मतलब क्यूबा क्राइसिस, है ना, और इधर डेट दे दिया, फिर इधर बर्लिन का दीवार, इधर डेट दे दिया, है ना, कुछ डेट दे दिया, मान लो कुछ ऐसा डेट देते जा रहा है, और 4 को ऐसा क्रम बना दिया, और उसके बाद नीचे कूट दे देगा, कहेगा ए का बी, है ना, ऐसे कर दिया, है ना, बी का 2, ऐसा मान लो इस तरह से करके दे, इसी तरह से होगा। ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, है ना। तो आप बस 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर, बस उसको ध्यान रख लीजिए। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है कोल्ड वॉर के बारे में, ठीक है, एकदम कम समय में प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए नाम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये जो है ना, नाम है, सार्क है, यूएनओ है, यूरोपियन यूनियन है, और आसियान है। ये आप देखिए 5 गो संगठन है। यूएनओ तो अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूरोपियन यूनियन एक क्या है, अंतर सरकारी है लेकिन क्षेत्रीय संगठन है। सार्क क्या है, ये भी क्षेत्रीय संगठन है। आसियान क्या है, ये भी क्षेत्रीय संगठन है। नाम को आप इंटरनेशनल मान सकते हैं क्योंकि यूएनओ के बाद नाम में सबसे ज्यादा सदस्य देश हैं, 120 देश हैं यहां पे नाम में। तो अंतर सरकारी मतलब सरकार के बीच में होता है, एक सरकार और एमएनसी जैसा नहीं, सरकार के बीच में, है ना, टॉप लीडर जो होते हैं इस तरह से बातचीत होगी। तो एक देश दूसरे देश के साथ बातचीत करता है इसमें, तो ये संगठन दिया गया है। तो सारे संगठन कौन है, अंतर सरकारी संगठन दिए गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आपको पढ़ना है पार्टिकुलरली चाइना, पाकिस्तान और यूएसए। इसमें आप क्या कीजिए, चाइना के साथ इवेंट क्या क्या हुए हैं, कब हुए हैं इसको। अब इसमें और क्या पढ़ेंगे आप, कुछ विशेष नहीं है, बस घटनाएं आपको ध्यान। जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहलगाम अटैक, अब एक नया आ गया है तो पहलगाम अटैक आपको ध्यान रखना है ना। उसमें संसद अटैक, पहलगाम अटैक, है ना, पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी सर्जिकल अटैक, पठानकोट, इस तरह से जो घटनाएं हुए हैं वो किस सन में हुआ था, बस इतना ही करना है साथी, है ना। सिंधु जो समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक के लीडरशिप में, तो 1960 में हुआ। तो अब वो ये आ गया, फिर ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, इधर दे देंगे और इधर डेट दे देंगे, मैच कराइए। ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के इसमें बनते हैं, तो आपको बस इतना कर लेना है। तो आईआर में ये घटनाएं हमने आपको बताया, इस तरह से करेंगे, एकदम आसान है। ठीक, आगे बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर हम देखें तो इसमें पॉलिटिकल कल्चर है। कल्चर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर, इसको आपको समझ लेना है। पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज यहां भी है और पॉलिटिकल पार्टीज आपको वहां भी मिल जाएगी। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल और रीजनल पढ़ना है, तो वो आईजीपी में पढ़ना है।
कांग्रेस, बीजेपी, उस सब की चीजों को पढ़ना है। वहां है पॉलिटिकल पार्टीज, और यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंटरनेशनल लेवल पे कितने टाइप के होते हैं, उससे रिलेटेड जो थिंकर हैं यहां पे आपको चर्चा करना है। पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनेशनल लेवल पे ये पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों नेचर अलग है। मैं क्या बोला कि शब्द वही दिया हुआ है, अलग अलग उसकी चीजें पढ़ना है, ठीक। आगे देखिए, इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, और देखिए यहां सिस्टम नहीं है, सिस्टम्स है। तो अलग अलग जो देश है उसको तुलना कर लेना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही तो करते हैं, तुलना करते हैं। अप्रोचेज क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए, मॉडल्स क्या है, और टाइप्स ऑफ रिजीम क्या है। जैसे हिटलर का जो रिजीम्स था उसको हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म, है ना, एकदम सर्वाधिकारवादी था। स्टालिन सर्वाधिकारवादी, अन्ना हरेंट भी बोलती है दोनों को, स्टालिन और हिटलर को। तो कितने प्रकार के होते हैं, राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है। तो इस चीजों को बांट लेना है, तो इसके बारे में पढ़ लेना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से आते हैं। आईजीपी में बात करते हैं, तो आईजीपी में तो विशेष तौर पर करते हैं तो मैक्सिमम लोग जानता है। प्रियम्बल, प्रियम्बल से क्या क्वेश्चन रहेगा कि उसमें जो शब्द है कौन किसके बाद है ना, उसको बस याद रखना है प्रियम्बल को। फिर वो पार्ट है कि नहीं है, कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्ट है नहीं है ना। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो लिखा है अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब कुछ आर्टिकल्स जो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे 368 हो गया, 368 है ना, संविधान संशोधन कर देते हैं। 61 राष्ट्रपति पे इंपीचमेंट ला देते हैं। तो हालांकि ये तो प्रेसिडेंट पढ़ना भी है, तो इसको पढ़ लेना है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा था उसको बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट संसद के बारे में पढ़िए, कैबिनेट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, ये कॉमन टॉपिक है, सब जगह लगभग पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल्स कौन कौन है उसको आपको पढ़ लेना है। फंडामेंटल राइट्स दिया है डीपीएसपी, इसमें आपको पढ़ लेना। अमेंडमेंट्स है, गवर्नर्स है, गवर्नर दिया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है, फेडरलिज्म यहाँ पे है। तो ये टॉपिक है। गवर्नर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संविधान के 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, उसमें बताया गया कि एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, एक ही 2 राज्य का गवर्नर हो सकता है, एक ही व्यक्ति जो है 2 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इलेक्शंस आपको देखना है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज जरूर पढ़ना है, ठीक। जुडिशियरी और गवर्नेंस जो होता है, ई गवर्नेंस आ गया है, स्मार्ट गवर्नमेंट होता है। तो डिजिटल जो चीजें आया है उसको आधार बना के पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, तो मॉडल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, टाइप्स क्या है। जैसे पब्लिक पॉलिसी में अगर इस बार क्वेश्चन बने, तार्किक व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन बनाए तो वो क्या करेगा, इस बार वो कहेगा जो मनरेगा था पहले, उसका नाम तो बदल गया, जी राम जी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। तो अब उसमें पहले था 100, अब कितना हो गया 125 दिन का गारंटी हो गया है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, है। तो आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में क्वेश्चन पूछता है ना, मैंने देखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी पब्लिक पॉलिसीज में क्या है कि पॉलिसी का मतलब होता है कि जो एकदम नागरिकों के हित में हो, लोक कल्याणकारी भारत राज्य है, तो वो पता भी चलना चाहिए, वेलफेयर स्टेट। तो वो कैसे पता चलेगा, तो ये जो मनरेगा है, तो इस प्रकार की जो स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, जो स्कीम्स जो है उसके बारे में आपको जानना है, मॉडल्स, प्रोसेस, टाइप्स, इसको पढ़ना है विशेष तौर पे। तो ये बहुत आसान है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रेलेवेंस आपको पढ़ लेना है। ग्लोबल जस्टिस है ना, इसमें कॉप, तो कॉप वाला ध्यान, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कब हुआ, तो जापान वाला घटना याद आना चाहिए आपको। जो यूएसए है वो इस सब बातों को नहीं मानता, वो बोलता है ना ये सब वैज्ञानिकों द्वारा फैलाया गया अफवाह है। जब भी उसका कोई बातचीत होता है बोलता है कि अब दुनिया में बड़ा सारा चीजें गड़बड़ चल रही है, तो हम लोग को थोड़ा पोल्यूशन पे और इस सब चीजों पे ध्यान देना है, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं कि ये सब वैज्ञानिक अफवाह फैला रहे हैं। तो इस मामले में थोड़ा अमेरिका यही कर रहा है, हमेशा ही करता रहा है। और आप जरूर बताइएगा कि आगे हम लोग किस टॉपिक से शुरुआत करें। 30 दिन में 30 लेक्चर के साथ पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं। क्या आप साथ हैं, जरूर बताइएगा, है ना। आगे देखते हैं, तो ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म इसको पढ़ना है, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जस्टिस और क्लाइमेट चेंज इसको आपको पढ़ना है। बहुत छोटा सा भी टॉपिक है। अब बात करते हैं कि हाई स्कोरिंग जो टॉपिक है वो कौन है। रेहान का कहना है कि यस, यानी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। 200 से लेके 250 तक स्टूडेंट स्कोर करते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी पा लेते हैं, है ना। जनरल कैटेगरी के भी हैं तो 250 में जेनू फर्स्ट लिस्ट में हो जाता है, ध्यान रखिए, है ना। 250 से प्लस स्कोर, देखो 250 से प्लस स्कोर फिर जेनू मिलेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, डेप्रिवेशन पॉइंट्स वगैरह जोड़ते हैं। आप ये मान के चलिए 200 से लेके 250, इसी के रेंज में जो बहुत तेज तरह के स्टूडेंट होते हैं उनका नंबर आता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक। तो लाना है इतना, है आपको कितना लाना है 250, ये तो मतलब टॉप हो जाइएगा, ठीक है। 200 तक करिए, 250 के बीच में आपका टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। तो ये हमने सिलेबस आपको एनालाइज करके बता दिया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। आपको बस करना क्या है, मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि हर परीक्षा का अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो इसमें कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो कम से कम उसको 5 दिन 7 दिन तो पढ़ाया जा सकता है, और पढ़ा जा सकता है अगर बढ़िया से समझना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एकदम स्टैटिक है, बहुत ज्यादा इसमें माथा पूरी नहीं करना, एकदम आसान है। ये जो आईजीपी है यहां से क्वेश्चन खूब पूछते हैं। अब मान के चलिए 20 से लेके 23 क्वेश्चन यहां पूछ लेते हैं, 20 से लेके 23 क्वेश्चन, ठीक है। आईआर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है। यहां पे हम 15 अगर यहां लिखें, देखो हम क्या करते हैं 10-10 यहां रखते हैं, 10-10। देखो
10-10, ये 10 यहाँ, ये 10 यहाँ, इसको अलग करना आसान नहीं है, अलग करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा, ये इसमें और इसमें कॉमन बहुत चीजें हैं, तो इसलिए हमने 10-10 उसको वेटेज दे दिया। तो हाई स्कोरिंग टॉपिक क्या क्या है, तो ये देखो 30 तो यही हो गया है ना, 20 उधर 50 तक पहुंच गए, ठीक है। यहाँ आप इसको भी आप 10 ले सकते हैं, अगर आप ले 10 ना लेके, क्योंकि ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो 7-8 तो पक्का ही मानना चाहिए, ये हो गया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी यही 5-7 क्वेश्चन पूछेंगे, और यहाँ से 5-7 क्वेश्चन पूछे ऐसे, तो ओवरऑल हमने आपको बताया ज्यादा आपको ध्यान कहां देना है, तो 20-25 नंबर के लिए आप यहां पे काम करिए, 20 से 23 नंबर यहां पे काम करिए, और इसको पढ़ लीजिए, तीनों एक जैसा ही है, तीनों एक जैसा ही है, ठीक। और इसको पढ़ लीजिए, ये तो हम लोग बहुत सारी चीजें जान ही रहे हैं, ये सब में ये ज्यादा कुछ डिफाइन किया नहीं है, जो टॉपिक दिया है उसको थोड़ा एकदम स्टैटिक होके थोड़ा का, ये जो ग्लोबल जो जस्टिस है, क्लाइमेट चेंज है, उसको जो लेटेस्ट हुआ है, और जैसे मान लो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, तो वो ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट जो डेट्स है ये क्लाइमेट चेंज में भी, उसको ध्यान रख लेंगे, हो जाएगा अपना काम, बस इतने सा है, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। आप जरूर कॉमेंट में बताइए कि किस टॉपिक को शुरुआत किया जाए, दिस इज द योर सिलेबस सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस। एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखिए कि आपका सब्जेक्ट सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस, इतना तो जरूर लिखिए, है? बस आपसे एक ही निवेदन है कि अगर चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में आना, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू पढ़ना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए 6 से 8 घंटा पढ़ना। इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो काबिले तारीफ है, इससे कम पढ़ रहे हैं तो खतरनाक है भाई, इससे कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज को आप करिए, एकदम काम हो जाएगा, आप अब फोकस हो जाइए, 7 से 8 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए और काम हो जाएगा। सब लगा तो अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।